नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग जो है पढ़ रहे हैं 6वां अध्याय जो है कि वंशागति का आणविक आधार, और इसका 2 भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उन 2 भागों में हम लोगों ने जाना है कि डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहा जाता है। इस पर जो है विभिन्न वैज्ञानिकों का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा। विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसमें जो है सर्वमान्य रूप से प्रूफ करने वाले जो वैज्ञानिक थे वे हर्शे एवं चेज थे, और जिन्होंने बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। यहाँ तक जो है हम लोग जो है प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कुछ आरएनए के बारे में। आरएनए है क्या? तो आरएनए यानी कि इसी को कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। राइबो आरएनए है क्या? आरएनए है क्या, देखिए। तो आरएनए को सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ माना जाता था। आरएनए क्या है? तो सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ था। आरएनए सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ था। आनुवांशिक पदार्थ था। आरएनए सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ था। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आरएनए जो है सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ था? तो आरएनए में आनुवांशिक सूचनाओं को निहित करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की क्षमता पाई जाती है। किसमें? तो आरएनए में। उसके बाद से आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। तो आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था। हम लोग जो है यहाँ से स्पष्ट हो रहे हैं क्या कि आरएनए जो है पहला आनुवांशिक पदार्थ था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आरएनए का विकास डीएनए से पहले हुआ। ऐसा माना जाता है कि आरएनए का विकास डीएनए से पहले हुआ, इसलिए आरएनए ही पहला आनुवांशिक पदार्थ था। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और फिर कुछ समय पश्चात जो आरएनए है, फिर कुछ समय पश्चात आरएनए में रासायनिक परिवर्तन के कारण डीएनए का विकास हुआ। आरएनए में रासायनिक परिवर्तन के कारण किसका विकास हुआ? डीएनए। यानी कि कहेंगे क्या? तो डीएनए का विकास आरएनए से हुआ। क्या कहेंगे यहाँ पे? डीएनए का विकास किससे हुआ? तो आरएनए से हुआ। इसका मतलब ये है कि डीएनए से पहले आरएनए ही पहला आनुवांशिक पदार्थ था। डीएनए से पहले आरएनए ही क्या था? पहला आनुवांशिक पदार्थ था, ऐसा हम कह सकते हैं। आज भी बहुत से विषाणु हैं जिसमें कि डीएनए नहीं पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और उनमें आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। जैसे कि कौन कौन से विषाणु हमने प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है। टीएमबी है, एचआईवी है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियोमाइसिटीज है, माइरेटीज है, पोलियोमाइरेटीज है, इंसेफ्लाइटिस है। इन सभी वायरस में आज भी आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। इन सभी विषाणुओं में जो है आज भी क्या होता है? तो आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे कि आरएनए सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ था। क्यों? क्योंकि आरएनए का विकास डीएनए से पहले हुआ। क्योंकि आरएनए का विकास डीएनए से पहले हुआ। आरएनए का विकास क्या हुआ? तो डीएनए से पहले हुआ। इसलिए आरएनए क्या है? तो पहला आनुवांशिक
पदार्थ है। बाद में आरएनए के रूपांतरण से क्या हुआ, बाद में आरएनए के रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ। बाद में क्या हुआ, तो आरएनए के रूपांतरण से ही डीएनए का विकास हुआ। इतनी बात समझ में आई। आरएनए के रूपांतरण से किसका विकास हुआ, तो डीएनए का विकास हुआ। बाद में क्या हुआ, तो आरएनए का रूपांतरण हुआ किस में, डीएनए में। तो आरएनए के रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तब हम आगे बढ़ें। तब हम जानेंगे क्या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, तो यानी कि यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे आरएनए आनुवांशिक। किनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, या आनुवांशिक आरएनए इसे हम कहेंगे। तो ये क्या है, तो टीएमवी है, टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी है, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा है, उसके बाद से पोलियोमाइलिटिस है, पोलियोमाइलिटिस है, उसके बाद से इंसेफेलिटिस है, इंसेफेलिटिस है। इनमें क्या है, तो आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो आरएनए पाया जाता है। और आज भी इनमें आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। इनमें आज भी क्या है, तो आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अब जो है बहुत सारे ऐसे पौधों के विषाणु हैं, यानी कि वे विषाणु जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हों, उसे कहते हैं पौधों के विषाणु। तो पौधों के अधिकांश विषाणुओं में आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। पौधों के अधिकांश विषाणुओं में आरएनए ही क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। उसके बाद कुछ जीवाणुभोजियों में, कुछ जीवाणुभोजी क्या, बैक्टीरियोफेज बताया गया प्रीवियस सेशन में। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो बैक्टीरियोफेज वह विषाणु है जो कि बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, यानी कि बैक्टीरिया में रोग उत्पन्न करता है। तो कुछ जीवाणुभोजियों में जो है आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ जीवाणुभोजियों में जीवाणुभोजी क्या है, तो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज। और ये कौन कौन से इसमें बैक्टीरियोफेज आएंगे, तो I2MS2, उसके बाद से क्या कहते हैं R7, I2MS2, उसके बाद से R17। इनमें जो है क्या होता है, तो आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम जान लें क्या, कि सभी जीवों में, इतना जानिए कि सभी जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। सभी जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, परंतु ये जो है एक्सेप्शन है कि इनमें आरएनए ही पाया जाता है और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। यानी कि ये जो है अपवाद है कि इनमें डीएनए नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। सभी जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये याद रखिए। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जिसमें कि आरएनए ही क्या करता है, तो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब एक बात याद रखिए, हमारे शरीर की लंबाई है या हाथ पैर की लंबाई है, कितनी बननी है, हमारे शरीर की लंबाई है या हाथ पैर की लंबाई है, कितनी बननी है, ये डीएनए पर निहित सूचना पर निर्भर करता है। यानी कि डीएनए पर जैसी सूचना रहेगी वैसे ही हमारे शरीर की लंबाई या हाथ पैर की लंबाई बनेगी। जैसे कि डीएनए पर निहित सूचनाएं,
इसके लिए उत्तरदायी होती है। डीएनए पर जो निहित सूचनाएं होती हैं वो जो है कोई भी हमारे शरीर में जो लक्षण है, जैसे कि हाथ पैर की लंबाई हो, त्वचा का रंग हो, इसके लिए डीएनए पर उपस्थित सूचनाएं ही जो है क्या करती है, उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए, जैसे कि हमारे शरीर में हाइट का बनना है, तो डीएनए पर हाइट वाली सूचना होगी तभी हमारे शरीर की जितनी लंबाई बनना है उतनी बनेगी। किस प्रकार से, तो डीएनए सबसे पहले क्या करता है, ये किस प्रकार से होगा, ये किस प्रकार से होगा, तो डीएनए क्या करता है कि सबसे पहले अपनी सूचना जो है एमआरएनए को देता है। किसे, तो एमआरएनए को, और एमआरएनए वैसा ही प्रोटीन बनाता है, एमआरएनए वैसा ही प्रोटीन बनाता है, और वह प्रोटीन द्वारा क्या होता है कि शरीर में उसी तरह का लक्षण विकसित होता है। यानी कि प्रोटीन जो है शरीर में अलग अलग प्रकार की संरचनाओं को बनाता है। तब हम कह सकते हैं क्या, तो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक, एमआरएनए से क्या बनता है, तो प्रोटीन बनता है। देखिए, ये जो डीएनए है, डीएनए पर जो सूचना होगी, जो सूचना निहित होगी, वह जो है सूचना एमआरएनए को देगा। और एमआरएनए, डीएनए कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है, और केंद्रक में से यह सूचना किसको देगा, एमआरएनए को। एमआरएनए जो है केंद्रक से निकल करके जाएगा कहाँ, तो साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, और वहाँ पे वह वैसा ही संरचना वाले प्रोटीन का निर्माण करेगा। जैसे कि मान लो कि हमारे शरीर का त्वचा का रंग हो, चाहे आँख की पुतलियों का रंग हो, या बालों का रंग हो, यह जो है किस पर डिपेंड करता है, तो एक प्रकार का वर्णक है जो है कि मिलेनिन, पीछे हमने बताया है, एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है जो है क्या, मिलेनिन। तो मिलेनिन को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सूचना होगी वो किस पर होगी, तो डीएनए की होगी, डीएनए पर होगी। क्या मतलब, मिलेनिन वर्णक को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सूचना होगी वह किस पर होगी, तो डीएनए पर होगी। डीएनए क्या करेगा कि उस सूचना को बनाएगा किस में, आरएनए में, और आरएनए वैसा ही प्रोटीन का निर्माण करेगा, वैसा ही प्रोटीन का निर्माण करेगा, जिस कारण से जो है कि हमारे शरीर में त्वचा का या बालों का आदि का रंग जो है क्या होगा, निर्धारित होगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो है, यदि इसके पास सूचना निहित नहीं है, इसके पास जो है मेलेनिन बनाने की सूचना नहीं है, तो एमआरएनए को सूचना नहीं पहुंचाएगा। जब एमआरएनए को सूचना नहीं पहुंचाएगा तो वैसा प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी कि हमारे त्वचा का रंग जो है क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, या बालों का रंग सफ़ेद हो जाएगा, या आँखों की पुतलियों का जो रंग है गुलाबी हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि क्या है, इसके पास सूचना रहेगी वैसा ही ये संरचना बनेगी शरीर में। यदि वैसी सूचना नहीं है तो वैसी संरचना नहीं बननी है। जैसे देखिए, यदि डीएनए पर मिलेनिन बनाने की सूचना नहीं है, डीएनए पर मिलेनिन बनाने की सूचना है, तो यह अपनी सूचना कहाँ पे स्थानांतरित कर देगा, एमआरएनए पर, और वह एमआरएनए केंद्रक से निकल करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, कोशिका द्रव्य में आकर के वैसा ही प्रोटीन बनाएगा। और मिलेनिन युक्त जो प्रोटीन होगी जो है, जिसके द्वारा कि हमारे शरीर में त्वचा का जो रंग है या बालों का जो रंग है वो क्या होगा, निर्धारित होगा। इसी प्रकार शरीर की सभी चीज़ों की जो सूचना होती है वो डीएनए पर ही होती है। सभी चीज़ों की सूचना जो है डीएनए पर ही होती है। वैसा ही सूचना एमआरएनए के पास जाता है, और उसके बाद से वैसा ही प्रोटीन बनता है, और वैसे ही पार्ट्स का विकास हमारे शरीर पर होता है। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तब हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम जान लेते हैं क्या, तो अभी हमने जाना क्या कि जो मिलेनिन है वह जो है क्या करता है, तो हमारे शरीर में त्वचा का रंग निर्धारित करता है। यदि इसके पास मिलेनिन बनाने की सूचना नहीं है तो क्या होगा, वैसी
आरएनए नहीं बनेगा, त्वचा का रंग निर्धारित नहीं होगा। जब त्वचा का रंग निर्धारित नहीं होगा तो त्वचा जो है सफ़ेद हो जाएगी, बाल जो है सफ़ेद हो जाएंगे। बहुत से जीवों में भी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, अन्य जंतुओं में, जैसे कि व्हाइट टाइगर है, व्हाइट पीकॉक है, हमने बताया हुआ है। तो वहाँ पे एक रोग होता है और उस रोग को कहा जाता है एल्बिनिज्म। क्या? तो एल्बिनिज्म। ये जो है मेलेनिन के कारण होता है, हमारे शरीर में मेलेनिन की कमी होती है और जिस कारण के रोग हो जाता है, जिसको कहा जाता है एल्बिनिज्म। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे जानेंगे कि देखिए इसका बताने का क्या तात्पर्य है। mRNA से DNA से mRNA पर सूचना गई और उसके बाद से प्रोटीन, इसका बताने का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यही है कि हम जान ले कि DNA से सूचना mRNA पे जा रही है और वैसा ही संरचना वाला प्रोटीन विकसित हो रहा है और हमारे शरीर में वैसी ही संरचना बन रही है। बात समझ में आई? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पे DNA से mRNA का बनना एक क्रिया कहलाती है जिसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से प्रोटीन का बनना कहलाता है क्या? ट्रांसलेशन। ठीक, तो DNA से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन, इसी को हिंदी में कहेंगे अनुलेखन। और उसके बाद से mRNA से प्रोटीन के बनने की क्रिया को बोला जाता है ट्रांसलेशन। और इसी को बोला जाता है क्या? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको जो है हम आगे बताएंगे। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, तो DNA से mRNA बनता है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। उसके बाद से mRNA से प्रोटीन बनता है यानी कि ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चलिए अब हम देखेंगे कि विषाणुओं में तो DNA पाया नहीं जाता है, विषाणुओं में DNA नहीं पाया जाता है, तो उनमें RNA किस प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करता है। DNA में तो क्या नहीं पाया जाता है, RNA। एक मिनट, विषाणुओं में जो है क्या होता है, तो DNA नहीं पाया जाता है, कुछ विषाणुओं में, सभी विषाणुओं में नहीं। अभी हमने वहाँ पे लिखा था विषाणुओं का नाम, तो उसमें जो है कैसे क्या होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो इस पार्ट को मिटाते हैं, आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो विषाणुओं में क्या होता है, जिन विषाणुओं में RNA हो, क्या हो, RNA, तो क्या होता है कि RNA से DNA का निर्माण होता है। किससे? RNA से DNA का विकास होता है। और इस क्रिया को, ये उल्टा हो रहा है, DNA से mRNA बन रहा है ना, लेकिन यहाँ पे RNA से DNA बन रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हुआ, इसलिए इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि RNA से DNA का निर्माण। अब जो है RNA से DNA का निर्माण कब होगा, एक एंजाइम की उपस्थिति में होगा, एक एंजाइम की उपस्थिति में, और उस एंजाइम को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में RNA से DNA का निर्माण होता है। किसमें? विषाणुओं में। अब DNA का निर्माण हो गया तो DNA से बनेगा mRNA, यानी कि क्रिया कौन सी होगी, ट्रांसक्रिप्शन की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी और mRNA से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। mRNA से किसका निर्माण होगा, तो प्रोटीन का। ये कहाँ पे होगा, तो विषाणुओं में। इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पे जो है DNA बनाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो एंजाइम कौन सा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं DNA के बारे में, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे DNA के बारे में। तो आइए जानते हैं कि DNA है क्या। RNA के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लिए, अब जो है DNA के बारे में जानेंगे। DNA
थोड़ा सा इसे, चलिए डीएनए जानते हैं। डीएनए यानी कि डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है क्या, तो इसके बारे में कुछ हम सामान्य जानकारी बताएंगे, इसे याद करना होगा, ठीक। उसके बाद से आगे का टॉपिक जो है आपको समझ में आएगा। तो डीएनए जो है क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडों का एक लंबा बहुलक होता है। क्या, तो सबसे पहली बात जाने डीऑक्सी, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडों का एक लंबा बहुलक होता है। एक लंबा बहुलक होता है। लंबा बहुलक मतलब कि लॉन्ग पॉलीमर होता है। ये बात याद कर लीजिए कि डीएनए क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडों का एक लंबा बहुलक होता है। आगे हम बताएंगे कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है क्या। दूसरी बात कि जो डीएनए की लंबाई होती है ना, तो डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों की संख्या पर निर्भर करता है। डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित राइबो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या पर निर्भर करता है। राइबो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या पर निर्भर करता है। इतनी बात याद रखिए। डीएनए क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडों का एक लंबा बहुलक होता है। दूसरी बात, डीएनए की जो लंबाई है, डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित राइबो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो राइबो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या। और राइबो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। अलग अलग जीवों में राइबो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या जो होती है वह अलग अलग। आगे यह स्पष्ट हो जाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड है क्या। चलिए इतनी बात याद कर लीजिए। उसके बाद से जानिए डीएनए की संरचना में क्या होता है। डीएनए की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसमें हम जान लेते हैं कि डीएनए की संरचना में क्या होता है। तो सबसे पहली बात याद करिए कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। डीएनए दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। डीएनए जो है क्या, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या, पॉली का मतलब है बहुत सारे, बहुत या अनेक। और न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब, तो न्यूक्लियोटाइड में तीन भाग होते हैं। एक को कहा जाता है नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा होता है क्या, पेंटोस शर्करा यानी कि पेंटोस शर्करा। और तीसरा होता है फास्फेट समूह यानी कि फास्फेट ग्रुप।
3 पार्ट होते हैं, किसमें? न्यूक्लियोटाइडों में। और डीएनए में इसकी संख्या कितनी होती है? 2। आइए इसको दिखाते हैं। ठीक, इतने दिख रहा है। ये जो है एक न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला जो है एक न्यूक्लियोटाइड है, और ये वाला जो है एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, इस पर जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और 2 न्यूक्लियोटाइड, कितने? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में जो अणुओं की संख्या होती है, न्यूक्लियोटाइड अणुओं की जो संख्या होती है बहुत सारी होती है। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड में जो होता है, जैसे कि इतना पार्ट, इधर से दिखाते हैं, इतना पार्ट, ये जो है नाइट्रोजनी बेस है, और यहाँ पे क्या होता है? तो शुगर होता है और फास्फेट समूह होता है। एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजनी बेस, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह, यही तो होता है ना। तो एक ये पार्ट हुआ, उसी तरह से एक ये पार्ट है, इसमें भी शुगर प्लस फास्फेट और नाइट्रोजनी बेस। उसी तरह से एक ये पार्ट क्या हो गया? इसकी बहुत सारी संख्या, एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है ना, तो एक पर ये, उसी तरह से दूसरे वाले पर भी वही होगा ना, नाइट्रोजनी बेस, शुगर प्लस फास्फेट, उसी तरह से ये। तो बहुत सारे हैं ये नाइट्रोजनी न्यूक्लियोटाइडों की संख्या क्या है? न्यूक्लियोटाइडों का मतलब क्या? उसमें 3 प्रकार के भाग होना, 3 अवयव होना, क्या? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह, तीनों जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। और 2 ऐसी श्रृंखला, एक पर बहुत सारे, उसी को हम कहेंगे क्या? पॉली। और किसकी संख्या है? न्यूक्लियोटाइडों की, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कितनी श्रृंखला है डीएनए में? तो 2 श्रृंखला है, एक ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली। बात समझ में आया? तो ये हो गया क्या? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो डीएनए में क्या होता है? तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से डीएनए बना होता है। डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, इतनी बातें याद कर लीजिए जो बातें हमने अभी बताया। अब जो है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है, उसके बाद से पेंटोस शर्करा क्या होता है, फास्फेट समूह क्या होता है। ठीक, यानी कि नाइट्रोजनी बेस क्या है, पेंटोस शुगर क्या है, फास्फेट समूह क्या है, एक एक करके इसका जो है अब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो आइए हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से बना होता है, ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया। ये जो है हम लोगों ने क्या हम लोगों ने जाना, तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से भाग होते हैं। ये जो है खूब अच्छे से आप याद कर लीजिए, ये जो है आप खूब अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनी क्षार के बारे में। ठीक है, इसमें से पहला जो क्या होगा, नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि नाइट्रोजनी बेस। तो जानिए नाइट्रोजनी बेस है क्या, तो पूरा इसको मिटा रहे हैं। ठीक, उसके बाद से हम पढ़ेंगे। चलिए, नाइट्रोजनी क्षार, इसी को बोला जाता है नाइट्रोजनी बेस। पहला है ये नाइट्रोजनी क्षार। और नाइट्रोजनी क्षार 2 भागों में होता है। कितने भागों में, तो 2 भागों में। एक को कहा जाता है प्यूरीन, और दूसरे को कहा जाता है पिरिमिडीन। प्यूरीन व पिरिमिडीन। और प्यूरीन की संख्या 2 होती है। प्यूरीन की संख्या कितनी, तो 2। एक को कहेंगे एडेनिन, और इसे प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ए से। और दूसरे को कहा जाता है ग्वानिन,
इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल जी से। उसके बाद से ये जो पिरिमिडीन है इसकी संख्या 3 होती है। क्या? तो साइटोसिन, इसको जो है सी से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद से तीसरा जो होता है वो दूसरा जो है इसमें का क्या होता है, तो थायमीन, और इसको जो है टी से प्रदर्शित किया जाता है। और अगला हो जाता है यूरेसिल, और इसको जो है यू से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि ये नाइट्रोजनी क्षार, इसकी संख्या होती है 2। एक को कहते हैं प्यूरिन बेस और दूसरे को कहा जाता है पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस 2 प्रकार का, एडेनिन और गुआनिन, जिसे ए और जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पिरिमिडीन जो है बेस होता है 3, जिसको कहते हैं साइटोसिन सी, थायमीन टी और यूरेसिल यू। इसे जो है आप याद कर लीजिए खूब अच्छे से। इसी का जो है आगे डीएनए की संरचना में उपयोग है, और वहाँ पे हम बनाएंगे कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो वहाँ पे इसका उपयोग है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, इतनी बात हो गई। अब जो है नाइट्रोजनी क्षार, अब हम जानेंगे कि किसमें नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन सा होता है। ये बात याद रखिए कि डीएनए हो या आरएनए, उसमें केवल 4 ही प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। डीएनए हो या आरएनए, उनमें केवल 4 ही प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कितने नाइट्रोजनी क्षार दिख रहे हैं? 5। कितने दिख रहे हैं? 5। तो अब जानेंगे हम डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाएगा और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाएगा। तो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। यानी कि एडेनिन भी पाया जाएगा, गुआनिन भी पाया जाएगा, साइटोसिन भी पाया जाएगा। ठीक, आरएनए में भी तीनों पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब क्या इसमें होता है, क्योंकि 4 ही पाया जाएगा नाइट्रोजनी क्षार, डीएनए हो या आरएनए, और यहाँ पे हमने बता दिया कितना? 5। तो इस डीएनए में जो है यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। यानी कि एक यहाँ पे आ गया कौन सा? थायमीन। यानी कि संख्या हो गई कितनी? 4। ये याद रखना है। थायमीन किस में पाया जाता है? डीएनए में। आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता है। तो आरएनए में क्या पाया जाएगा? यूरेसिल, क्योंकि इसमें जो है थायमीन नहीं पाया जाता है। यानी कि इसमें जो है क्या पाया जाता है? यूरेसिल। इतनी बात आई समझ में? याद कर लीजिए कि डीएनए का जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 4, जो है क्या? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है। इसमें आरएनए में क्या होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन यूरेसिल होते हैं, थायमीन इसमें नहीं पाया जाता है। इतनी बात याद रहेगी। तब हम जानेंगे एक एक करके इनकी संरचनाओं के बारे में। इनकी संरचनाएं जान लेते हैं भाई, क्या क्या इनकी संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किसका? तो प्यूरिन की संरचना। प्यूरिन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन की संरचना। और प्यूरिन की संरचना कैसी होती है? तो डाइसाइक्लिक, यानी कि इसी को हम कहेंगे क्या? तो द्विचक्रीय। प्यूरिन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? द्विचक्रीय। प्यूरिन में 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। तो आइए इसकी संरचना हम बनाते हैं। इसकी संरचना हम यहाँ पे बनाते हैं। ये जो है आपका एडेनिन है, एडेनिन।
ये किसकी संरचना है? तो एडेनिन की संरचना है। ठीक, उसके बाद से आगे हम बढ़ेंगे और बनाएंगे किसकी संरचना? तो ग्वानिन की। तो इसकी भी संरचना डाइसाइक्लिक ही होगी, डाइसाइक्लिक, यानी कि यहाँ पे N, यहाँ पर भी N, उसके बाद से यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद से यहाँ पे जो है O, और उसके बाद से यहाँ पे N, और यहाँ पे हो जाएगा NH, और यह हो जाएगा NH2। तो ये जो है आपका क्या है? तो ग्वानिन की संरचना है, ग्वानिन की। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने बनाया किसका? एडेनिन का और ग्वानिन का स्ट्रक्चर, जो कैसा होता है? डाइसाइक्लिक होता है, यानी कि द्विचक्रीय संरचना होता है। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम बनाएंगे किसका? पिरिमिडीन की। ये जो संरचनाएं हैं आप याद भी कर सकते हैं और याद नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ से पूछने वाला ये इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। केवल आप ये याद रख देंगे नाम ना, तो यही जो है आपका काम आएगा। नाम याद रखना है, कौन क्या है और किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो अब हम बनाएंगे किसका संरचना? तो पिरिमिडीन की संरचना। और पिरिमिडीन की संरचना कैसा होता है? तो पिरिमिडीन की संरचना जो है द्विसाइक्लिक नहीं होता है, मोनोसाइक्लिक होता है। किसका? तो पिरिमिडीन की संरचना। इसमें जो है साइटोसिन की संरचना बनाते हैं। ये जो है क्या है? तो साइटोसिन की संरचना है। यहाँ पे NH2, ये है साइटोसिन। उसके बाद से अगला होगा क्या? तो यूरेसिल का बना लेते हैं। ये होगा N, ये होगा O, और ये हो जाएगा O, और यहाँ पे हो जाएगा NH। ये आपका क्या है? तो यूरेसिल है। क्या है? तो यूरेसिल। उसके बाद से बना लेते हैं यूरेसिल का, यूरेसिल की संरचना। तो यूरेसिल की संरचना यहाँ पे आएगा, यूरेसिल हो गया किसकी? थायमीन की बनाना है, थायमीन की, डबल बॉन्ड O, उसके बाद से यहाँ पे भी O, और यहाँ पे NS, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो H2C, यहाँ पे हो जाएगा क्या? H2C, और उसके बाद से यहाँ पे जो है आपका डबल बॉन्ड। ये जो है किसका? यूरेसिल का, यूरेसिल। अब यूरेसिल कहाँ पे पाया जाता है? तो RNA में पाया जाता है। यूरेसिल कहाँ पे पाया जाता है? एक मिनट, ये यूरेसिल नहीं है, थायमीन है ना, थायमीन। और थायमीन कहाँ पे पाया जाता है? तो DNA में पाया जाता है, RNA में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल कहाँ पे पाया जाता है? तो RNA में पाया जाता है, DNA में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है क्या किया? तो ये संरचना दिखाया, ठीक, कि प्यूरिन बेस का क्या संरचना होता है, पिरिमिडीन बेस का क्या संरचना होता है। समझ में आया है? आप जो है संरचना याद भी कर सकते हैं, याद भी नहीं कर सकते हैं, कोई इसका मतलब ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट होगा इसका नाम याद रखना। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अगले के बारे में, जो होगा पेंटोस शर्करा। दूसरा क्या? तो पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा
पेंटोस का मतलब क्या, पेंट का मतलब क्या, तो पेंट का मतलब 5 जो है आप लोग कार्बनिक रसायन में पढ़े होंगे, हेक्स, पेंट, हेक्स, इस तरह से। तो ठीक पेंटोस का मतलब होता है कितना, पेंट का मतलब है 5 और क्या 5, तो कार्बन की संख्या, इसको हम कह सकते हैं 5 कार्बनीय शर्करा, इसी को कह सकते हैं 5 कार्बनीय शर्करा, यानी कि जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 5 हो, उसी को जो है कहा जाता है पंच कार्बनीय संख्या। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। एक को कहा जाता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और यह कहाँ पे पाया जाता है, तो यह डीएनए में पाया जाता है। याद रखना है डीऑक्सीराइबोज शर्करा किसने में पाया जाएगा, तो डीएनए में। ठीक, ये जो है डीएनए में पाया जाता है। उसके बाद से दूसरा है क्या, राइबोस शर्करा, और यह किस में पाया जाएगा, तो यह जो है आरएनए में पाया जाता है। तो राइबोस शर्करा आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाया जाता है। ठीक, तो इसकी जो है हम संरचना जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम राइबोस शर्करा का संरचना बनाएंगे और उसके बाद से डीऑक्सीराइबोस शर्करा का संरचना, और दोनों का इसी में अंतर भी हम जान लेंगे। चलिए, देखिए, तो OH H यहाँ पे जो है OH H, ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने बनाया क्या, तो एक राइबोस शर्करा, ये कैसा होगा, तो पंच कार्बनीय होगा। ये याद है कितना, तो पंच कार्बनीय, इसमें कितने कार्बन होंगे, तो 5। देखिए, तो एक यहाँ पे कार्बन होगा, एक जो कि छुपा हुआ है, 2 3 4 कार्बन दिख रहा है, और एक ये वाला, कितने हो गए, 5 कार्बन इसमें होते हैं। इसको जो है प्राइमरी कार्बन कहेंगे, इसको जो है सेकेंडरी कहेंगे, इसको जो है टर्शियरी कहेंगे, इसको जो है तृतीयक कहेंगे, और ये चौथा होगा, और ये जो होगा कौन सा होगा, तो 5वां कार्बन। ठीक, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। देखिए यहाँ पे अब जो है हम बना लेते हैं किसका, तो एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा का, और यहीं पे हम इसका अंतर जान जाएंगे। यहाँ पे जो है एच है, OH H OH, यहाँ पे जो है H OH CH2, ये होगा OH और H। ठीक, यहाँ पे हमने एक और पंच कार्बनीय शर्करा बनाया, जो क्या है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। ये क्या है, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, ये होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर, और ये हो जाएगा राइबोस शुगर। ठीक, ये वाला, और ये वाला हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब देखिए, इसका जो है प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और यह 5वां कार्बन है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो जो राइबोस शुगर होता है ना, उसके सेकेंडरी पे और तीसरे पे, द्वितीयक और तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह होता है। क्या होता है, तो हाइड्रोक्सी समूह होता है। लेकिन इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर में जो है क्या होता है कि
सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह नहीं होता है। सेकेंडरी कार्बन पे, ये याद रखना है, सेकेंडरी कार्बन पे जो है हाइड्रोक्सी समूह नहीं होता है। तीसरे कार्बन पे तो होता है, लेकिन दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह नहीं होता है। यही होता है दोनों में क्या, तो अंतर। तो क्या मतलब, राइबोस के सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोस शुगर के सेकेंडरी कार्बन पर क्या नहीं होता है, तो ये आपका हाइड्रोक्सी समूह नहीं होता है। इतनी बात याद होगी, तब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे फास्फेट समूह के बारे में। किसके बारे में, तो फास्फेट समूह। फास्फेट समूह तो ये होता है PO4 के रूप में। किसके रूप में, तो PO4 के रूप में। फास्फेट समूह जो होता है किसके रूप में होता है, तो PO4 के रूप में। तो यहाँ पे एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अब नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह किस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, और यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम इस पर अब हम बात करेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले और दो बातों को हम यहाँ पे बताएंगे, उसे भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसे जानते हैं। ये दो चीज़ें क्या है, तो एक होगा क्या, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और दूसरा हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बारे में, तो न्यूक्लियोटाइड तो हम लोग जान गए क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड के बारे में हमें जानना है। तो जब नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा एक साथ हो, नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोस शर्करा एक साथ हो, तो इसे बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। जैसे देखिए इस संरचना में ये जो है OH, यहाँ पे जो है हम DNA को पढ़ रहे हैं, तो DNA की संरचना बनाएंगे SHOH, और उसके बाद से ये होगा HOHCH2। ये जो है प्राइमरी कार्बन है, ये जो है सेकेंडरी है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और यह जो है पांचवा कार्बन है। ये जो है हमने यहाँ पे एक DNA का डीऑक्सीराइबोस DNA कर रहे हैं किसका, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा का संरचना बनाया। डीऑक्सीराइबोस शर्करा का संरचना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं DNA ही, तो उसी को हम जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी कार्बन के OH समूह का विस्थापन किसी नाइट्रोजनी बेस द्वारा होता है। नाइट्रोजनी बेस द्वारा होता है, तो क्या हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस भी हो गया और पेंटोस शर्करा भी हो गया, पेंटोस शुगर भी हो गया, और इसे ही कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड की बात समझते हैं। जब नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह तीनों हो, नाइट्रोजनी क्षार, उसके बाद से पेंटोस शर्करा, व फास्फेट समूह तीनों जब एक साथ उपस्थित होते हैं, तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। और क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है, ठीक ना। बार बार हम नाम नहीं लेंगे, कहाँ कहाँ पे आता है, बहुत जगहों पे आता है, आ भी गया है, ठीक ना। किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, बायोलॉजी उसमें आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन अवश्य आता है। तो ये बात जो है आप याद रखेंगे। चलिए फिर से हम बना लेते हैं एक क्या, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा का संरचना। ये OH है, ये जो है H और H, यहाँ पे OH H, फिर
ये आपका प्राथमिक कार्बन, ये द्वितीयक कार्बन, ये तृतीयक कार्बन, ये चतुर्थ कार्बन और ये होगा पंच कार्बन। ठीक, तो क्या होता है न्यूक्लियोसाइड कब बनता है, तो इसका OH विस्थापित हो जाए किसी N के द्वारा, नाइट्रोजनी क्षार के द्वारा, अब इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ये प्राथमिक कार्बन का है, याद कर लीजिएगा, प्राथमिक कार्बन का हाइड्रोक्साइड ग्रुप किसी नाइट्रोजनी क्षार द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। उसके बाद से जो फिफ्थ कार्बन का OH समूह है, फिफ्थ कार्बन का जो OH समूह है वो विस्थापित होता है किसी फास्फेट समूह द्वारा, PO4 के द्वारा। ठीक, तब जो है तीनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पेंटोस शर्करा, उसके बाद से नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस और फास्फेट ग्रुप, तीनों जब इसमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि तीनों हैं नाइट्रोजनी बेस से, पेंटोस शुगर है, उसके बाद से फास्फेट समूह है, अब इसे हम लोग कहेंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड। इतनी बात आई समझ में कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है हम लोग इसके आगे जो है DNA की संरचना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इतनी बातें आप जो है याद कर लीजिए इस क्लास से, DNA की संरचना क्या होती है, अब हम इसके बारे में अगले पार्ट में बताएंगे, तो ये याद किए रहेंगे तो वहाँ का टॉपिक जो है समझ में आएगा। अब जो है यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन है, आप जो है उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक, कहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि DNA में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, DNA में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। दूसरी बात कि दूसरा क्वेश्चन, एक न्यूक्लियोटाइड में कितने घटक पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में कितने घटक पाए जाते हैं, बताया तो गया अभी, न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह, इसी को लिख देना है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की तथा उसे न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया, इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम आप लिख दीजिए। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन लिखिए कि नाइट्रोजनी क्षार 5 शर्करा के किस कार्बन से जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी क्षार जो है 5 शर्करा के किस कार्बन से जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी क्षार 5 कार्बनीय शर्करा में किस कार्बन से जुड़ा रहता है, ये आपका चौथा क्वेश्चन होगा। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन होगा क्या, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा एवं राइबोस शर्करा में क्या अंतर होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा एवं राइबोस शर्करा में क्या अंतर होता है, इस 5 क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। उसके बाद से हम मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक आप जो है इसे देखते रहिए, याद करते रहिए और चैनल हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।